हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अफशर रज़ा और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, ये आपके BA LLB सेकेंड सेमेस्टर की 5th यूनिट भी है और 12th क्लास में चैप्टर 1 का एक टॉपिक है ये नाम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो गुट निरपेक्ष मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये कब हुआ था, कैसे हुआ था। सो नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। सबको पता है कि 1945 के बाद हमारा पूरा विश्व 2 राष्ट्रों में बंट गया था। कौन सा था वो? USA पश्चिमी गुट 2 गुटों में बंट गया था, USA और USSR। ठीक है, पर कुछ ऐसे अफ्रो एशियाई देश थे यानी कि अफ्रो एशियाई, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के कुछ ऐसे देश थे जो हाल फिलहाल में स्वतंत्र हुए थे। जैसे कि भारत कब हुआ था? भारत 1947 में हुआ था। तो उन सभी देशों के लिए क्या थे? 2 गुट थे कि या तो वो इस गुट में शामिल हो जाए, पश्चिम की साइड या फिर पूर्व की साइड। 2 खेमे थे यहाँ पर। तो इन लोगों के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। तो आगे देखो, जब उन्होंने ये दोनों ही रास्ते जो थे, इनसे जो हाल फिलहाल में स्वतंत्र हुए देश थे, इनसे अलग जाने का एक रास्ता अपनाया जिसको बोला क्या? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी जो नींव रखी थी वो 5 देश थे जिन्होंने मिलकर इसकी नींव रखी थी। तो जानते हैं वो कौन से 5 देश थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, कौन से सम्मेलन में रखी थी। देखिए यहाँ पर नींव रखने वाले कितने देश थे? 5 देश थे व उनके प्रधानमंत्री। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे। अब इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? 120। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1961 यानी कि 1945 के बाद इसकी स्थापना, मतलब जब जो आपके 2 भागों में बट गया था पूरा विश्व, उत्तरी राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बाद जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 2 शक्तियाँ आई थी, USA और USSR। उसके बाद ये दोनों ही पूर्वी व पश्चिम खेमों में बट गए थे। तो 1961 कब? 1961 में अफ्रो एशियाई देशों ने मिलकर एक सम्मेलन किया जिस सम्मेलन का नाम था बांडुंग सम्मेलन। कौन सा था? बांडुंग सम्मेलन। इस सम्मेलन में ही गुट निरपेक्षता की नींव रखी गई। कौन कौन से देश ने? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर, आई थिंक इनका नाम अब्दुल की जगह इन्होंने अब्दुल कर दिया है, कोई नहीं। ठीक है, भारत के जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री, सभी प्रधानमंत्री हैं वह उनके देश हैं। ठीक है, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के क्वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लें आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट ये रहे, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, जवाहरलाल नेहरू, क्वामे नक्रुमा, अब्दुल कमाल नासिर, और ये हैं सुकर्णो, ये हैं जोसेफ ब्रोज टिटो। ठीक है, इन सभी प्रधानमंत्री कितने हो गए? पूरे 5 हो गए। ठीक है, इन्होंने अपने देश को दोनों गुटों से अलग रखते हुए दूसरा यानी कि गुट निरपेक्ष मतलब यानी कि किसी भी गुट से अलग निरपेक्ष रूप से हम आगे बढ़े। ठीक है, ना तो हम इसमें शामिल हो रहे, ना ही हम इसमें शामिल हो रहे। ये हैं जोसेफ ब्रोज टिटो, जो कि कहाँ से थे? हाँ जी, ये यूगोस्लाविया से थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत से थे, अब्दुल कमाल नासिर मिस्र से थे। ठीक है, और सुकर्णो आपके घाना से थे, सुकर्णो आपके इंडोनेशिया से थे, और क्वामे नक्रुमा ये आपके घाना से थे। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? रंगभेद का विरोध। गुट निरपेक्ष ने क्या किया था? रंगभेद का विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के दूसरे ही शिखर सम्मेलन को जो काहिरा में हुआ, उसमें दक्षिण अफ्रीका सरकार को रंगभेद की भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ चेतावनी दी गई। हाँ जी, गुट निरपेक्ष में क्या था? गुट निरपेक्ष रंगभेद के विरोध था। वो उसका कहना था, उसका मानना था कि
सभी किसी के भी साथ हम क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते रंग भेद की नीति को लेकर। ठीक है। शास्त्र रखने का विरोध, शास्त्र रखने का विरोध क्या था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भावना सह अस्तित्व रही, सह अस्तित्व रही। ठीक है, जिसके कारण ये हथियारों की होड़ के विरोधी रहे हैं कि हथियारों की होड़ करने से कुछ नहीं होता है सिवाय देश के बर्बाद होने से। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उन भारत में मसौदा प्रस्ताव पेश किया, परमाणु हथियार का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के खिलाफ होगा। जो संयुक्त राष्ट्र था UN, ओनली UN, तो उसके खिलाफ क्या होगा यदि कोई भी परमाणु हथियार रखता है तो। परंतु क्या हुआ, भारत भी अब क्या है, भारत भी परमाणु सहित देश है। ठीक है, भारत के पास भी परमाणु हथियार है, पर भारत किसके लिए रखता है, वो हमले के लिए नहीं रखता परमाणु हथियार। भारत कभी भी हमले के लिए नहीं रखता, वो असल्ट के लिए नहीं रखता, वो सीधा किसके लिए रखता है, वो डिफेंस के लिए रखता है अपनी। ठीक है, भारत का कहना है कि वो पहल नहीं करेगा, वो सिर्फ बचाव करेगा। ठीक है, मानवता के लिए एक अपराध होगा, इसलिए इनको बैन किया जाना चाहिए। ये नाम में मतलब यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में कहा कि जो आपका परमाणु हथियार है ये मानवता के लिए क्या होगा, एक अपराध होगा, इसलिए इसको बैन कर दीजिए, इस पर रोक लगा दीजिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ लेते हैं। NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, इसकी फुल फॉर्म है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। सदस्य देश कितने हैं टोटल, अब 2019 तक हम देखें तो 120 सदस्य हैं। ठीक है, प्रमुख संस्थापक नेता कौन से हैं, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के जमाल अब्देल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के क्वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो। स्थापना वर्ष इसका कब का है, स्थापना वर्ष 1 सितंबर 1961 यानी कि 1 सितंबर 1961। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है इसका, जकार्ता में है और इंडोनेशिया में मुख्यालय है इसका। प्रथम अध्यक्ष कौन था, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, ये सबसे प्रथम अध्यक्ष थे इसके। संगठन सदस्य कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय 10 सदस्य हैं इसके, यानी कि 10 सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय। प्रथम चर्चा इसकी 1955 में बांगडुंग सम्मेलन में इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, अब आते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। शीत युद्ध के कारण पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन के हाल फिलहाल में स्वतंत्र हुए देशों ने, औपनिवेशिक शासन जो कि अभी स्वतंत्र नहीं हुए थे, वो क्या थे, वो अभी किसी देश के दबाव में थे, कोई उन पर राज कर रहा था, जैसे कि भारत में ब्रिटिश कर रही थी। हाल फिलहाल में स्वतंत्र हुए देशों ने ब्रिटिश और फ्रांस के चंगुल से आज़ाद हुए थे। उन्होंने इन सब से अलग चलने का रास्ता अपनाया। इन्होंने सोचा कहीं वह इन गुटबाजी में पड़कर फिर से अपनी स्वतंत्रता ना खो दे, इसलिए उन्होंने इन दोनों गुटों से अलग चलने का रास्ता अपनाया। इस आंदोलन या इन आंदोलन में नव स्वतंत्र देशों को इन गुटबाजी से अलग चलने का मौका मिला। लोगों ने सोचा कि ये जो 2 गुट हैं, अगर ये इनके चक्कर में पड़ गए, कहीं ऐसा ना हो फिर से वो क्या हो जाए, वो मतलब किसी के चंगल में फंस जाए। तो उन्होंने ना तो इसमें गए वो, ना ही इसमें गए। नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने अलग चलने का एक रास्ता अपनाया। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रेरणा करता हुआ यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो ने, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर तथा इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे नक्रुमा, ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष के संस्थापक नेता कहलाए। ठीक है, ये 5 नेता कौन थे, संस्थापक जिन्होंने इसकी स्थापना की हो। ठीक है, ये आपको याद करना है, इसको आपको लिखना भी है और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इसका किया गया था, पहला सम्मेलन। ठीक है, पर इसकी स्थापना जो की गई थी वो कौन से सम्मेलन में थी, 1961 में हुआ था, वो भी बांगडुंग सम्मेलन। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष का अर्थ है क्या है कि गुटनिरपेक्ष का अर्थ प्रत्येक सैन्य संगठन से अलग रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक प्रश्न सवाल का निर्माण उसे गुण व दोष देखकर करे। हाँ जी, गुटनिरपेक्ष का अर्थ ही यही है कि वो क्या करे, किसी भी संगठन से क्या करे, अलग होकर चले, है ना, किसी भी संगठन से अलग होकर चले, क्योंकि किसी भी गुट में शामिल ना हो। वो क्या है, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन।
वही गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहलाता है। ठीक है। गुटनिरपेक्षता या पृथकतावाद, इसका मतलब क्या है भाई, ये क्यों बोला गया? क्या गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथकतावाद मतलब होता है बिल्कुल स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग कर लेना। और गुटनिरपेक्षता क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग होता है? नहीं, इसका यूएनओ में भी हस्तक्षेप होता है, हर जगह ये हस्तक्षेप देता है, परंतु सैन्य गठबंधन से वो अलग हो जाता है, क्योंकि ये क्या बोलता है कि हम अहिंसा पर चलेंगे, है ना। तो इसमें हम पढ़ते हैं गुटनिरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद नहीं है, क्योंकि पृथकतावाद की नीति मतलब खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखना, परंतु गुटनिरपेक्षता में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कहाँ अलग है, वो नहीं है। उदाहरण के लिए हम एक चीज़ ले सकते हैं, 1987 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, वहाँ पर स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, तब अमेरिका ने इसके बाद पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा, इसे पृथकतावाद की नीति अपनाई। ठीक है, इसने पृथकतावाद की नीति अपनाई, यानी कि स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। गुटनिरपेक्षता का क्या उद्देश्य है? आंदोलनों में समर्थन देना, मूवमेंट्स का क्या करना, समर्थन करना। कैसे? साम्राज्यवाद को सारे संसार में खत्म करना तथा प्रत्येक राष्ट्र आंदोलन व दक्षिण अफ्रीका व दक्षिण एशिया और अन्य देशों में चल रहे रंग विरोधी नीति के आंदोलन को भरपूर समर्थन देना चाहिए। गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य ये था कि जितने भी आंदोलन रंग विरोधी नीति पे चल रहे हैं उन सबको हम क्या करें? समर्थन दें, उनका साथ दें। विश्व शांति व सुरक्षा, गुटनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी था विश्व की शांति व सुरक्षा बनी रहे व निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलता रहे। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्योंकि वो सैन्य संगठनों में क्या नहीं कर सकते। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था व संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि इसने ना तो सिर्फ अलग देशों को एक रास्ता दिखाया, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय, है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक इकोनॉमिक व्यवस्था भी उसने दी वहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कि गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य था कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हो और संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सुरक्षा का पुनर्गठन हो, है ना, क्योंकि गुटनिरपेक्षता क्या था? हथियारों की होड़ से बिल्कुल अलग था, इसलिए इसने इसको बढ़ावा दिया। आर्थिक व्यापार व पर्यावरण पर जोर दिया, विकासशील राष्ट्रों के बीच आर्थिक व्यापारिक संबंध के विकास पर जोर देना व विश्व व्यापार पर्यावरण की रक्षा पर जोर देना गुटनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य था। गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता क्या थी? अर्थ ये है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ सैन्य गुटों से अलग रहना है। प्रासंगिकता यानी कि उसकी अच्छाई ये है, उसकी महत्वपूर्णता ये है कि शांति के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए उसने काम किया। हाँ, विश्व में निशस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों का प्रयोग ना करना। उसने बोला कि हम शास्त्रों का नहीं, शस्त्रों का, शस्त्र मतलब हथियारों का प्रयोग हम सिर्फ किस में करेंगे? वैसे हम नहीं करेंगे, सिर्फ डिफेंस में करेंगे। ठीक है, डिफेंस से अलावा हम नहीं करेंगे शस्त्रों का प्रयोग। गुटनिरपेक्षता आंदोलन दोहराता गया जिसमें विश्व शांति बनी रही। सदस्य राष्ट्रों के विकास के लिए यानी कि जो राष्ट्र गुटनिरपेक्षता के सदस्य हैं उनके विकास के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता है। एक दूसरे की इन्होंने हेल्प की। ठीक है, पूंजीवादी व बड़े देशों से सुरक्षा के लिए क्या गुटनिरपेक्षता की जो प्रासंगिकता है वो ये भी है कि बड़े व पूंजीवादी देशों की सुरक्षा के लिए विकासशील देशों को एक आंदोलन की आवश्यकता होती है, जिससे ये गुटनिरपेक्ष सदस्य बनकर जारी रख सकते हैं। इन्होंने बोला कि हम इसमें गुटनिरपेक्षता में क्या है कि ना तो वो पूंजीवादी की ओर जाएंगे, ना ही वो साम्यवादी की ओर जाएंगे, वो हटकर अलग गुटों से एक अलग गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम में इन्होंने क्या करा? फिर यही नीति अपनाई, आर्थिक नीति यही अपनाई इन्होंने गुटनिरपेक्षता आंदोलन की। ठीक है, विकासशील देशों की स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने इस भाई बढ़िया है ये, विकासशील देशों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए तथा अशिक्षा बेरोजगारी के लिए, अशिक्षा बेरोजगारी व असमानता जैसी समस्याओं के समाधान के लिए गुटनिरपेक्षता आवश्यक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसके ऊपर बल देता है? ये समानता के ऊपर बल देता है ना। गुटनिरपेक्षता समानता के ऊपर बल देता है। इसने रंग विरोधी नीति का भी इन्होंने बहिष्कार करा था, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए थे। ठीक है, सम्मान व प्रतिष्ठा के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान व प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक जरूरी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आलोचना क्या है कि गुटनिरपेक्ष को स्वार्थी कहा गया है, जिसने अपने बारे में ही सोचा। ये सिर्फ अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से महाशक्ति गुटों से मित्रता संबंध रखता है। यानी कि गुटनिरपेक्ष में ये था कि ना तो ये इस नीति से बात करेगा और ना ही इस नीति से, ये अलग चलेगा, परंतु ये नहीं कि बात ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। इसने बोला कि फ्रेंडशिप के लिए ये इस नीति से भी बात कर सकता है और इस वाले गुट से भी बात कर सकता है ना। इस पे किसी चीज़ का जोर नहीं है। सो दैट्स वाई इन्होंने गुटनिरपेक्षता अपनाई। ठीक है,
गुट निरपेक्षता अपनी स्वतंत्र राय प्रकट नहीं करते, ये जानते हुए भी कि कौन सही कौन गलत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी निश्चित पक्ष लेने से बचते रहे हैं, इसलिए इसे सिद्धांतहीन कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या कहा गया है, इसको सिद्धांतहीन कहा गया है, क्योंकि इनका मानना वही है, ना तो ये इस गुट में जाएंगे ना इस गुट में, ना इसकी तरफदारी करेंगे ना इसकी तरफदारी, ये सबसे अलग रहेंगे और अलग रहकर ही चलेंगे। हालांकि ये जानते हैं कौन गलत है कौन सही है ना, कौन गलत है या कौन सही है बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी ये किसी की साइड नहीं लेंगे। तो ये था हमारा गुट निरपेक्षता की उद्देश्य। हमने उद्देश्य पढ़े इसके, हमने इसकी प्रासंगिकता पढ़ी, हमने इसकी आलोचना पढ़ी, ठीक है। गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ा, कैसे आया, कहाँ से आया, कब बना, कौन सा आंदोलन हुआ, एवरीथिंग हमने इसमें पढ़ी, ठीक है। और आपको इन सब चीज़ों को नोट डाउन करनी है, आपको याद करना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम बहुत करीब है इसका। अगर आपको कोल्ड वार का गुट निरपेक्षता ये सेकंड पार्ट है, अगर 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट पार्ट इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कोल्ड वार का लिंक। और ये हमारी BA LLB के सेकेंड सेमेस्टर के भी अंदर है, 5th यूनिट है आई थिंक, यस 5th यूनिट है आपकी। सो आपको बहुत अच्छे से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है, गुट निरपेक्षता नीति सारी आपको समझनी है, ओके। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने नोट्स क्रिएट कीजिए, देन पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और हाँ, आगे इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। देन अगर आप BA LLB के स्टूडेंट हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लॉ ऑफ टॉट की भी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके बाय।